जब मैं आंखें बना रहा था तो लोग मुझे बहुत डिस्करेज करते थे कि तुम पागल हो गए हो, अमिताभ बच्चन सर को कौन विलन लेता है, तुम्हारे तीनों हीरो अंधे हैं, अक्षय कुमार के पास लव स्टोरी नहीं है पिक्चर में, ये फिल्म कैसे चलेगी। अब मुझे एक फैमिली फिल्म बना, तो लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुमको अब एक सुपर हिट जॉनर में तुम एस्टैब्लिश हो चुके हो और अब तुमको फिर नया एक्सपेरिमेंट करना है, और वो भी दो एक्शन हीरो बच्चन साहब और अक्षय को लेके तुम एक फैमिली फिल्म बनाओगे। वो फिल्म भी चल गई, वो जब चल गई बहुत बड़ी हिट हो गई तो लोग मेरे पास आने लगे कि ऐसी एक फिल्म बना, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं एक रोमांटिक फिल्म बना, और उसमें भी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की पिछली फिल्म हमको दीवाना कर गए नहीं चली थी, और मैंने कहा कि मैं कटरीना को ही लेके ये फिल्म करना चाहता हूँ। तो हमने नमस्ते लंदन बनाई, फिर सिंग इज किंग बनाई जिसमें सारे हीरो सरदार थे, एक एक्शन रिप्ले जो चली नहीं, मेरी गलती थी। एक तो सबसे पहले उसमें अक्षय की लुक बहुत गड़बड़ थी और अक्षय ने मुझे टोका था कि विपुल ये तू अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सट्रीम कर रहा है, ये मत कर। और वो लुक की वजह से लोग पहले तो थिएटर में ही नहीं है कि इतने हैंडसम आदमी को तुमने इतना बड़े दांत वाला और क्या क्या बना दिया है, ये बकवास है। तो वो फिल्म ओपन ही नहीं हुई। फिर सैटेलाइट पे जब गई तो वो उस वक्त के पीरियड की अक्षय कुमार की सबसे हाईएस्ट रेटेड फिल्म बनी। अब जब मैंने केरला स्टोरी और बस्तर जब मैंने बनाई है, जैसे केरला स्टोरी मैं मानता हूँ कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी, ऐसा कोई डिबेट नहीं होगा जिसमें अगर हम मैनिपुलेटिव कन्वर्जन पे कोई भी डिबेट हो रहा होगा तो उसमें केरला स्टोरी का जिक्र जरूर होता है। बस्तर का मैंने जब रिसर्च देखा तो एक 4 महीने के बच्चे को सर पे आयरन रॉड मार के मार दिया, 8 बच्चों को अपनी माओ से अलग करके आग में फेंक के जिंदा जला दिया, एक औरत ने अपने पति को खोया, उसको 32 टुकड़ों में काट दिया गया क्योंकि उसने भारत का झंडा बस्तर में फहराया। देखिए, सबसे जो बुरा फेज था बॉलीवुड का वो खत्म हो चुका अंडरवर्ल्ड के साथ, कि उस वक्त कुछ लोग अपनी उन पहचानों को बहुत गलत तरीके से यूज करते थे। मैं दाऊद इब्राहिम को जानता हूँ, अपने नंबर को मैनिपुलेट करके झूठे बॉक्स ऑफिस के नंबर देके आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट है, ये ऐसा एक इमेज क्रिएट करना ये गलत है। पर इसके अंदर सबसे बड़ा रोल ट्रेड एनालिस्टों का है। जो नए लोग आ रहे हैं उनमें आपको सबसे मतलब ऐसा मन होगा ना कि इनके साथ काम करो या इनका काम अच्छा लगता है, ऐसा कोई है? आपने एनिमल देखा? वो एक बहुत ही ट्रिपी फिल्म है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम और यहाँ पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बस्तर जो आपकी अभी मूवी आ रही है 15 तारीख को, और केरला स्टोरी, उस पर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। लेकिन जो आपकी लेगेसी मूवीज़ हैं उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खासकर नमस्ते लंदन जो आपने डायरेक्ट की, और उससे पहले आँखें, वक्त। सो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़, आजकल तो ज़माना है कि अगर कोई मूवी इतनी बड़ी सक्सेस मिल जाए किसी मूवी को तो पार्ट 2 आना ही है। और ये बहुत लोगों ने आपसे पूछा भी होगा कि पार्ट 2 क्यों नहीं बनाई, तो नमस्ते लंदन का तो कम से कम बनना चाहिए था। देखिए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी सारी वैरायटी ऑफ फिल्म करने का मौका मिला। आंखें कहिए या वक्त कहिए, नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग, फिर लंदन ड्रीम्स एक्शन रिप्ले, फिर कमांडो सीरीज, हॉलीडे, फोर्स। तो मैंने हर अलग अलग जॉनर में फिल्में बनाई। कुछ के सीक्वल भी बने, कमांडो में बने, फोर्स का बना, कुछ के नहीं बन पाए। मैं बहुत चाहता था कि सिंग इज किंग का एक सीक्वल ज़रूर बने क्योंकि वो कैरेक्टर जो था वो बहुत एंडियरिंग कैरेक्टर था। नमस्ते लंदन में भी मुझे एक कहानी मिलती तो मैं ज़रूर बनाता, लेकिन फिर काम करते करते अब देखिए, मैं एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा बनाने से एक केरला स्टोरी और बस्तर द नेक्सल स्टोरी टाइप की फिल्में अब बनाने लगा हूँ। तो मेरी जो एज अ इंडिविजुअल मेकर मेरी जो वैरायटी है वो कभी कभी मुझे खुद को ही सरप्राइज कर देती है कि आई हैव बीन चोजन। मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी वैरायटी और रुक नहीं रही, बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं लोग दायरे में फंसी जाते हैं, उनसे एक उम्मीद बनी जाती है कि अब ये इसी टाइप का काम करेंगे। मैं हर 5-10 साल में फिर कुछ नया कर लेता हूँ और लोग उसमें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्यार देते हैं। तो आई थिंक कि मैं बहुत लकी हूँ। और फिर कभी कभी ये भी लगता है कि जब आपको इतनी हर टाइप की फिल्म में लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर सीक्वल ना भी बने तो अफसोस नहीं है, क्योंकि नया जॉनर करते हैं और अगर वो एक्सेप्ट होता है तो और भी खुशी होती है, बिकॉज हर नया जॉनर बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। तो मतलब इन शॉर्ट नहीं बनेगी उसका पार्ट 2? नहीं बनेगी, नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं बनेगी।
क्योंकि अब वक्त भी बहुत हो गया है। हालांकि अगर ऐसी कोई कहानी मिले तो सोचना चाहिए, नेवर से नो, बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मुश्किल है। सर आपने अक्षय कुमार के साथ बहुत काम किया, मतलब मूवी आफ्टर मूवी। एक ऐसा दौर आ गया था कि अक्षय कुमार और आप एकदम सिनोनिम हो गए थे प्रोडक्शन में। तो क्या कारण है कि वो आपने एक ब्रेक, अभी अब 10 साल हो गए हैं लगभग, कि आपने भी सोचा होगा कि चलो थोड़ा अलग करना चाहिए, क्योंकि आप भी शायद कुछ नई मूवीज कर रहे थे या उनके पास समय नहीं था, मतलब। और फिर लोग बातें बनाने लग जाते हैं, जबकि कुछ बात ना भी हो तो भी कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हुआ होगा इसलिए आजकल मूवीज नहीं बना रहे। लेकिन कुछ भी अगर आपने एक्सपेरिमेंट भी चलो आगे किया, लेकिन एक मूवी तो बनती है दोबारा कि उनके साथ भी करना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बनती है। और देखिए, अक्षय और हमने जितना भी साथ में काम किया, वो एक्सेप्ट एक्शन रिप्ले सब सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर रहा। और अक्षय के साथ काम करना बहुत ही मज़ेदार होता है, बिकॉज एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले वो इंसान हैं। वो सेट पे चाहते हैं कि खुशी रहे, सेट पे कभी स्ट्रेस नहीं पसंद करते। ही गोज आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज हैप्पी। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब हॉलीडे बनाई, उसी दौरान मैं कमांडो बना रहा था। और कमांडो में हमने एक बिल्कुल नए किस्म का हैंड टू हैंड कॉम्बैट इंट्रोड्यूस किया। और विद्युत जामवाल को जब मैंने लॉन्च किया तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा इसको नर्चर करना चाहिए टू मेक हिम इनटू अ वेरी बिग स्टार। तो फिर वो फोकस ऐसा हुआ कि आप देखिए, मैंने कमांडो 1 के बाद 2, 3 बैक टू बैक बनाई। और फिर एक सनक नाम की फिल्म बनाई विद्युत के साथ, जो हॉटस्टार पे हमने डायरेक्ट OTT पे रिलीज की। तो एक वो प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग अ टैलेंट, उसमें मैं बिजी हो गया। और फिर उस चक्कर में मैं उन दिनों कोई फिल्म अक्षय जी के साथ बना नहीं पाया। लेकिन हमारे बीच में बातचीत हर 15-20 दिन में बात तो होते ही रहती है। ऐसा कोई फेज नहीं जाता कि जब हमने 10-15 दिन में बात ना की हो। और जैसे मेरा केरला स्टोरी का भी टीजर आया था, ही वॉज द फर्स्ट वन टू कॉल मी। और उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त टीजर है। तो वो भी मेरे बारे में इंटरेस्टेड होते होंगे, इसीलिए मेरा टीजर रिलीज होते ही उन्होंने देखा भी। मैं भी उन्हें भेजते रहता हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई हमारे बीच में भेदभाव नहीं है, या कोई ऐसा मतभेद नहीं है या मनभेद नहीं है कि जिसकी वजह से आगे काम नहीं हो सकता। अब क्या होता है कि अक्षय जी इतने बिजी हैं, इतने लोग उनके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। तो अगर आज मैं उनके पास कोई फिल्म लेके जाऊं तो मुझे 1.5 साल के बाद की डेट मिलेगी। अच्छा। हाँ, उतनी तो फिल्में उनकी हमेशा लगी रहती हैं। अच्छा, इन 1.5 सालों में मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाएगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अब जैसे पिछले 3 सालों में केरला स्टोरी मैंने बनाई, ह्यूमन नाम का एक वेब शो मैंने बनाया जो डिज्नी हॉटस्टार के लिए, बहुत अच्छा है वो। थैंक यू सो मच। बस्तर अभी हमने बनाई। एक कमांडो का मैंने वेब वर्जन एक छोटा सा बनाया, नए लड़के को लॉन्च किया। तो अब मेरा 1.5-2-3 साल इसमें निकल गए। अब मैं आज जाऊं तो वो 1.5-2 साल बिजी होंगे। तो कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट वर्क टुगेदर डजंट मीन कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप, मतलब आपने भी खुद ही बोल ही दिया, मैं भी ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जैसे आप एज अ डायरेक्टर जो जिस तरीके की मूवीज आप कर रहे थे, और एज अ प्रोड्यूसर उसमें बहुत शिफ्ट लगता है, तो वो कोई पर्टिकुलर कोई मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था कि मुझे इस तरीके का नहीं, अब इस तरीके की मूवीज प्रोड्यूस करनी है? मतलब क्या आपने सोचा कि जैसे वक्त आप बना रहे थे, आंखें बना रहे थे, नमस्ते लंदन, और अब जिस तरीके की मूवीज एज अ प्रोड्यूसर बना रहे हैं, उनमें काफ़ी मतलब सोशल कमेंट्री यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो शायद उनमें भी थी, बहुत ही सटल सोशल कमेंट्री थी, बट कमर्शियली दोज वर वेरी साउंड मूवीज। और इसमें शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप कमर्शियल पे उतना फोकस नहीं कर रहे हो जितना सोशल कमेंट्री पे कर रहे हो। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से फिल्म बनाने में बिलीव करता हूँ। और इसीलिए मेरे जैसे वक्त में भी एक सोशल मैसेज था, Yes. नमस्ते लंदन में भी एक
पेट्रियाटिक एंगल भी था। मेरी कमांडो या हो, फोर्स हो, हॉलीडे हो, उन फिल्मों में, एक्शन फिल्मों में भी एक पेट्रियाटिज्म की बात ज़रूर होती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है और उस माध्यम का एक पॉजिटिव यूज़ हमें करना चाहिए। भले हम कमर्शियल फिल्में भी बना रहे हों तो उसके अंदर हमें कोई अच्छा मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए, एक इमोशन जनरेट करना चाहिए। अब जब मैंने केरला स्टोरी और बस्तर जब मैंने बनाई है तो एक नई डायरेक्शन में मैं उन्हीं इमोशंस को एक नए अंदाज में लेके चल रहा हूँ। जैसे केरला स्टोरी मैं मानता हूँ कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। आज ऐसा कोई डिबेट नहीं होगा जिसमें अगर हम मैनिपुलेटिव कन्वर्जन पे कोई भी डिबेट हो रहा होगा तो उसमें केरला स्टोरी का जिक्र जरूर होता है। लेकिन उसका नैरेटिव स्टाइल जो है वो कमांडो या हॉलीडे से बिल्कुल अलग हो गया। फिल्म वो भी पेट्रियाटिक थी, फिल्म ये भी पेट्रियाटिक थी, लेकिन इसे कहने का एक नजरिया बदल गया। सेम इज विद बस्तर। मुझे लगता है बस्तर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इस पे फिल्म अब तक नहीं बनी, ये एक सरप्राइज है, लेकिन अब हम बना रहे हैं। तो बस्तर भी उसी कड़ी में एक और फिल्म है, लेकिन वो केरला स्टोरी से अलग होनी चाहिए। आप अपने ही फॉर्मूला को रिपीट करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो जैसे ही सिमिलर होता है लोगों का इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। तो आपको बिल्कुल एक नया स्क्रीन प्ले, नया ट्रीटमेंट, नया एक ट्रू स्टोरी, लेकिन उसको कहने का अंदाज फिर आपको नया बदलना पड़ता है। तो एक नया जॉनर इन्वेंट हो रहा है, हमने कभी प्लान नहीं किया था पर ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, जो एक रियलिस्टिक स्टोरी जो करोड़ों लोग देखते हैं। पहले इस प्रकार की ट्रू स्टोरियां बहुत बनी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी मास अपील की फिल्में नहीं बनी। बट आपने सोचा था कि इतना सक्सेसफुल होगा? क्योंकि अगर आप देखें द केरला स्टोरी में इतने बड़े स्टार्स तो हैं नहीं और आधा भी शायद उस समय बिल्कुल नहीं थे। तो आप मतलब ये कैसे बैलेंस करते हो आप कि कमर्शियली भी सक्सेसफुल होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, तो जो आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो वो नहीं पहुंचेगा। तो बैलेंस कैसे करते हो, क्या थॉट प्रोसेस होता है? क्योंकि कुछ तो कमर्शियल एंगल भी सोचना ही पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली सोचने का एंगल थोड़ा अलग था। सोचने का एंगल पैसे नहीं था, सोचने का एंगल ये था कि अगर हम इतना बड़ा विषय ले रहे हैं और अगर ये इस देश के कम से कम 25-30 करोड़ लोग नहीं देखेंगे तो हम इस विषय की गंभीरता को कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी थी हम पे कि हम इस विषय को करोड़ों लोगों तक कैसे ले जाएं। तो जब आप करोड़ों लोगों के बारे में सोचते हैं तो फिर आपको लगता है कि अगर मैं सीन को ऐसे लिखूंगा तो शायद ये लोगों को थोड़ा समझने में या इमोशनली कनेक्ट करने में मुश्किल होगा। तो सोचने का जो नजरिया होता है वो पैसे नहीं था, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग देखेंगे। और अगर मैं ये कहूं कि इस देश का 25 करोड़ जो ऑडियंस है वो मेरी फिल्म देखे, तो उसको, इतने बड़े ऑडियंस को आप यूनिवर्सली कैसे अपील करेंगे, उसका ग्रामर आपको नए सिरे से सोचना पड़ता है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप उसकी ऑनेस्टी को ना खो दे, सब्जेक्ट की ऑनेस्टी को गंवाएं बिना कैसे उसे अचीव करें। इसलिए मैंने कहा कि एक शायद नया जॉनर अननोइंगली डेवलप हो रहा है, जहां पे आप ऐसी कहानियां कहने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रू हैं, आप बोल्ड और फियरलेसली उन्हें बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें क्रिएट करने के अंदाज में कहीं ना कहीं एक राइटिंग स्किल उस तरीके का हम नए तरीके से ढूंढ रहे हैं जो बहुत बड़े ऑडियंस को कनेक्ट कर सके और तभी उन सब्जेक्ट की चोट भी उतनी गहरी हो। तो ये मुझे लगता है कि हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ डेवलप हो रहा है। और पहले जैसे आप जिस तरीके के बड़े स्टार्स के साथ काम करते थे, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अभी जब देख रहे हैं, जैसे आपने भी बात की कि नर्चरिंग टैलेंट, तो वो क्या कॉन्शियस एफर्ट है? जैसे विद्युत के साथ उसको लॉन्च करना, उसके साथ काम करना, और अभी आदा शर्मा के साथ, तो क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है? नहीं, कॉन्शियस नहीं है, पर ऐसा एक दौर आ जाता है जब आप उसी पे फोकस करना चाहते हैं। और बड़े स्टार्स के साथ काम करना तो सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब आपके साथ एक बड़ा स्टार होता है तो बहुत सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं।
आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जब आप एक नए टैलेंट के साथ काम करते हैं तो बहुत दरवाजे खोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो, या हमारा ऑडियंस भी कहिए, वो नए लोगों के प्रति उतना एनकरेजिंग नहीं होता। वो उन नए लोगों को अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है, तब जाके उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो जब आप उस दौर में होते हैं तो फिर आपको लगता है कि थोड़ा फोकस करो, किसी की जिंदगी का सवाल है। आप तो एक फिल्म करके आगे चले जाएंगे, पर उसके लिए शायद आप बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एस्टेब्लिश्ड हो गए, लेकिन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो फंस जाएंगे उनकी, अगर आपने थोड़ा सा उनको ध्यान नहीं दिया तो ये सोच भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है कि आप थोड़ा उस पर फोकस करें। और फिर ये जो फिल्में हैं अभी जो मैंने बनाई, केरला स्टोरी और अब जो बस्तर द नक्सल स्टोरी, ये वो फिल्में हैं जिसमें स्टार्स ना हो तो बेहतर होता है। अच्छा, क्योंकि ये एक परसेप्शन ये भी है कि स्टार्स इनसे जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल है। नहीं, वो तो देखिए, वो हर एक्टर का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब लोग पर्दे पे इन कहानियों को देखें तो उनको वो कैरेक्टर दिखने चाहिए, उसके पीछे खड़ा हुआ एक्टर नहीं दिखना चाहिए। जब आप स्टार्स को लेते हैं तो उनमें आप एक्टर को कैरेक्टर से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब समझिए कि बस्तर में पुलिस ऑफिसर अक्षय कुमार हो, तो अक्षय कुमार के स्टारडम को आप उस कैरेक्टर से अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अदा के साथ कर रहे हैं, जिसका केरला स्टोरी में एक बिल्कुल अलग इमेज बनता है, तो अब उसे बस्तर में देखना लोगों के लिए शायद ज्यादा आसान है कि वो अदा के बियॉन्ड जाके उस कैरेक्टर और उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करें। तो ये इस फिल्मों के लिए थोड़ा, ये बहुत हाई रिस्क होता है, बिकॉज आपकी फिल्म अगर लोगों को नहीं समझ में आए तो बहुत जल्दी वो बैठ भी जाती है। एक स्टार कास्ट की फिल्म होती है, उसका एक सर्टन रन फिक्स होता है, उसको इतने बड़े स्टार को एक बिजनेस तो मिलता ही है। लेकिन वो सारे रिस्क के बावजूद अगर आप एक ट्रू स्टोरी बना रहे हैं, तो अगर वो जितनी रियल कास्टिंग हो, उतना मुझे लगता है कि उस फिल्म को लोगों के साथ कनेक्ट करना आसान होता है। जनरली लोग अपने यूथ में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़्यादा रिस्क टेकिंग। आपका थोड़ा उल्टा हो रहा है, आप जैसे जैसे एज कर रहे हैं उससे आप रिस्क टेकिंग ज़्यादा कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं अपनी। नहीं, एक्चुअली अगर वैसे देखें ना, तो जब मैं आंखें बना रहा था तो लोग मुझे बहुत डिस्करेज करते थे कि भाई तुम पागल हो गए हो, अमिताभ बच्चन सर को कौन विलन लेता है, इस देश के सबसे बड़े सुपर डुपर स्टार को तुम विलन बना रहे हो, तुम्हारे तीनों हीरो अंधे हैं, अक्षय कुमार के पास लव स्टोरी नहीं है पिक्चर में, ये फिल्म कैसे चलेगी यार, तुम पागल हो क्या, है ना। तो मैंने बना दी, मुझे तो पता नहीं था उस वक्त, मैं इन फिल्मी गणितों से बहुत दूर था, मुझे यही कहानी बतानी थी और मुझे ऐसे ही करना था। फिल्म बन गई, फिल्म बहुत चली। फिर मेरे पास इंडस्ट्री के लगभग सारे प्रोड्यूसर्स आए और उन्होंने कहा आप हमारी फिल्म साइन करिए और अगली एक थ्रिलर बनाइए। और मैं कहा मैं थ्रिलर अभी नहीं बनाना चाहता, अब मुझे एक फैमिली फिल्म बनानी है। तो लोगों ने कहा भाई तुम पागल हो गए हो, तुमको अब एक सुपर हिट जॉनर में तुम एस्टैब्लिश हो चुके हो और अब तुमको फिर नया एक्सपेरिमेंट करना है, और वो भी दो एक्शन हीरो बच्चन साहब और अक्षय को लेके तुम एक फैमिली फिल्म बनाओगे, मतलब ये क्या लॉजिक है। वो फिल्म भी चल गई। फिर मैंने कहा वो जब चल गई, बहुत बड़ी हिट हो गई, तो लोग मेरे पास आने लगे कि अच्छी है ऐसी एक फिल्म बनाना। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं एक रोमांटिक फिल्म बनाना चाहता हूँ। और उसमें भी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की पिछली फिल्म हमको दीवाना कर गए नहीं चली थी, और मैंने कहा कि मैं कटरीना को ही लेके ये फिल्म करना चाहता हूँ। देखिए उसमें अक्षय का भी मुझे बहुत सपोर्ट था, उन्होंने कभी मेरे एक्सपेरिमेंट्स में मना नहीं किया। तो हमने नमस्ते लंदन बनाई, तो लोगों ने कहा कि तुम यार मतलब एक जॉनर पे टिकते ही नहीं हो, ऐसा क्यों, तुम अपना स्टार इमेज क्यों नहीं बनाते, एक जॉनर के मास्टर क्यों नहीं होते। पर मुझे हमेशा लगा कि अलग जॉनर बनाना मुझे बड़ा एक्साइट करता है। फिर सिंह इज किंग बनाई, जिसमें सारे हीरो सरदार थे, सारे कैरेक्टर्स, एक पूरा एवरी मेल कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट मेल कैरेक्टर वाज अ सरदार जी। तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या पंजाबी फिल्म है या हिंदी फिल्म है। तो आपके हर डिसीजन पे, और मैं हर बार वो रिस्क लेता था
तो क्या उसका मतलब मोटिवेशन क्या था सिंह इज किंग का, क्योंकि उससे जस्ट पहले नमस्ते लंदन आई थी, वो भी पंजाब में शुरू होती है, तो क्या वहां से आपको थोड़ा मतलब अच्छा लगा वहां पे रह के डायरेक्ट करके, तो आपने नहीं, एक्चुअली ये हुआ था कि अनीस भाई और अक्षय एक फिल्म बनाने वाले थे और अक्षय ने कहा कि अनीस भाई विपुल प्रोड्यूस करेगा, तो अनीस भाई ने कहा जरूर, क्यों नहीं। मैं और अनीस भाई मिले, ये वो बातचीत हुई और अक्षय ने हमें एक टाइटल दिया। अक्षय ने कहा कि मैंने एक वर्ड एक जुमला पढ़ा है एक ट्रक के पीछे पंजाब में और मुझे लगता है वो कमाल का टाइटल है, वो है सिंह इज किंग। तो मैं और अनीस भाई दोनों एक्साइटेड हो गए कि अरे ये तो कमाल का टाइटल है। फिर ये डिसाइड हुआ कि अरे युवराज सिंह जैसे, मतलब सिंह उस समय 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे। हाँ। तो सिंह कोई सरदार जी होना जरूरी नहीं है। हाँ। फिर एक दो दिन सोचने के बाद मैंने अनीस भाई को कहा कि अनीस भाई यार मुझे लगता है सरदार बनाते हैं अक्षय को। तो वहां से शुरुआत हुई। तो उन्होंने कहा कि फिर सरदार जी चलते नहीं है, जीवन मृत्यु धर्म जी, कभी कभी कोई हीरो सरदार जी बने, मेन स्ट्रीम में होता नहीं। मैं कहा हाँ, तो नया होगा ना, अक्षय जी के लिए भी नया होगा, हमारे लिए भी नया होगा। तो फिर मैंने कहा कि वो तो ये सारे लोग जो हैं वो तो सब दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, तो सबको सरदार बनाते हैं। तो फिर अनीस भाई ने कहा हाँ ये बढ़िया आइडिया है, सब सरदार होंगे तो एक कलर आएगा। और फिर हमने डिसाइड किया कि जो उनका टाइटल ट्रैक है वो हिप हॉप में करेंगे, ढोल के बिना। तो वो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि ये पंजाबी फिल्म है, लोग उसे मेन स्ट्रीम की फिल्म की तरह देखेंगे। फिर तो आज सिंह इज किंग एक नारा ही बन गया है। तो क्या होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको बहुत बारी रोका जाता है कि ये गलत है, मत करो, रिस्की है, ये है वो है। लेकिन जब वो सही पड़ जाता है तो फिर लोग बोलते हैं कि यार तुमको बड़ी अकल है यार, तुम बड़े कमर्शियली सुलझे हुए। हमें कभी पता नहीं था कि इनमें से कोई भी फिल्म चलने वाली है या नहीं चलेगी, या ये सही है या गलत है। एक दिल की आवाज सुन के आप आगे बढ़ रहे थे और वो शायद आवाज सही सुनाई दे रही, सही थी, इसलिए वो चीजें चलती गई। और मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही काम किया है। अच्छा, जब अक्षय को सोच के कभी ये सोचा नहीं कि डायरेक्ट करूँ उसको इन अ कॉमेडी मूवी? अब वो ठीक है, सिंह इज किंग वो आपने एज अ प्रोड्यूसर किया, बट एज अ डायरेक्ट आपने सोचा कि क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो वो सारी कॉमेडी मूवीज बैक टू बैक कर रहे थे और उनका एक कैरिकेचर बन गया था कि ये तो कॉमेडी मूवी के स्टार है। नहीं, मैंने की एक एक्शन रिप्ले जो चली नहीं, तो मैंने अटेम्प्ट किया और मुझे रियलाइज हुआ कि वो पीरियड के लिए मैं एज अ डायरेक्टर, मुझे पीरियड को अच्छे से बनाना आया नहीं। मेरी गलती थी और किसी की गलती उसमें मैं नहीं मानता, वो एज अ डायरेक्टर मेरा फेलियर था। बट अगर आज देखते हैं उस मूवी को तो अच्छी लगती है वो, पता नहीं उस समय क्यों, मतलब वो एक तो सबसे पहले उसमें अक्षय की लुक बहुत गड़बड़ थी और अक्षय ने मुझे टोका था कि विपुल ये तू अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सट्रीम कर रहा है, ये मत कर। मैं कहा नहीं सर, करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अगेन ही ऑलवेज सपोर्ट्स डायरेक्टर्स विजन, तो उन्होंने मेरी बात मान ली। तो आई हैव टू एक्सेप्ट कि ये ब्लेम मेरा था। उन्होंने टोकने के बावजूद मैंने वो लुक पे इंसिस्ट किया और वो लुक की वजह से लोग पहले तो थिएटर में ही नहीं आए कि इतने हैंडसम आदमी को तुमने इतना बड़े दांत वाला और क्या क्या बना दिया है, ये बकवास है, ये नहीं देखना है। तो वो फिल्म ओपन ही नहीं हुई। फिर सैटेलाइट पे जब गई तो वो उस वक्त के पीरियड की अक्षय कुमार की सबसे हाईएस्ट रेटेड फिल्म बनी। ये बहुत अजीब चीज नहीं है? होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लोग एक छोटी सी चीज से पिक्चर से कट जाते हैं। ये क्या है, बड़ा इमोटिव मामला है। आप जिस दिन पहला यूनिट रिलीज करते हो उस दिन वो क्या ऐसा होता है जो लोगों से कनेक्ट कर जाता है या क्या होता है जो डिसकनेक्ट कर जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब जबकि एक्शन रिप्ले का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक था, अक्षय के साथ ऐश्वर्या राय थी और भी बहुत सारे एक्टर थे। आदित्य रॉय कपूर की पहली फिल्म थी और रणविजय सिंह थे, किरण जी थी, ओमपुरी साहब थे, राजपाल यादव, बहुत सारे धुरंधर एक्टर्स थे, रणधीर कपूर साहब थे। लेकिन पता नहीं वो लोगों को डिस्कनेक्ट हो गया अक्षय का लुक। तो आपको लगता है कि पहले जैसे, मतलब उस समय जब बनाई थी मूवी तो मैसेजिंग का जो मीडियम था वो बहुत ही लिमिटेड था? जैसे आपने ट्रेलर रिलीज कर दिया तो उसके थ्रू आप जान पाए, या फिर जो लोग जैसे टीवी देख रहे हैं तो उनमें देख लिया ट्रेलर।
लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू आप मैसेजिंग थोड़ा सा, जैसे अगर नहीं चला वो एक ट्रेलर तो दूसरा कर सकते हैं, टीजर कर सकते हैं, या मीडियम थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, तो आज वो फेलियर की उस सेंस में फेलियर के चांसेस थोड़े कम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रेलर अगर आपका फेल हो गया ना तो वहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो ट्रेलर कभी कभी मैजिक हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट अक्सर ये होता है कि ट्रेलर अगर बैठ गया तो फिल्म को वहां से रिकवर करना मुश्किल है। पर हाँ, सोशल मीडिया के आने के बाद थोड़ा सा आपको ये मौका मिलता है कि आप उसको थोड़ा तो ठीक कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, बट आप उसको 100% रिपेयर नहीं कर सकते। वो एक बार डैमेज हो गया, वो हो गया। अच्छा, जैसे आप प्रोड्यूसर हो, अभी पहले डायरेक्टर थे, तो उसमें कुछ ये भी आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब ज्यादा फील होती है या पहले ज्यादा फील होती थी कि किसी और के पैसे लग रहे हैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर मुझे ये थोड़ा करना है, और अब थोड़ा प्रोड्यूसर हो तो आप रिस्क भी ले सकते हो, तो इसमें कुछ अंतर आता है? नहीं, एक्चुअली मैंने तो सेकंड फिल्म वक्त से ही मैंने सारी फिल्में मेरी प्रोड्यूस की हैं, तो मैंने कभी किसी और के पैसे पे रिस्क लेके या कंधे पे जोखम डाल के फिल्म तो बनाई नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे मैं प्रोड्यूसर हूं या डायरेक्टर हूं, और मेरा जितना अनुभव है और मेरी जितनी समझ है, उससे मुझे ये कोशिश करनी चाहिए बड़ी ईमानदारी से कि मेरी जो फिल्म है वो चले, लोग उसे पसंद करें, और फाइनेंशियली वो सेफ प्रोजेक्ट हो। वो एफर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि आपके साथ 200 लोग जुड़े हुए हैं। जब आपकी फिल्म चलती है तो 200 लोगों का फायदा होता है। जो नहीं चलती तो वो 200 लोगों को वो डैमेज करती है। हर एक के करियर पे एक असर पड़ता है। बिल्कुल। हमें दिखता नहीं है, पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मेरी फिल्म का डीओपी है, कैमरामैन, मेरी पिक्चर नहीं चली, वो आगे किसी को फोन करके बोलता है कि सर मेरे साथ एक पिक्चर करोगे क्या, मुझे आपकी अगली फिल्म करनी है। वो दूसरा आदमी पूछता है तुमने कौन सी फिल्म की, और वो मेरी फ्लॉप फिल्म का नाम बता दे, तो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बोलेगा अरे नहीं यार, फ्लॉप फिल्म वाला नहीं चाहिए, लेट मी टेक अनदर गाय हु इज अ हिट फिल्म वाला। अच्छा, उस लेवल तक भी इम्पैक्ट जाता है? इम्पैक्ट जाता है। तो मेरी एक फिल्म की वजह से बहुत सारे लोगों को या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ईमानदारी से पूरी मतलब जान लगा के कोशिश करूं कि मेरी फिल्म चले, और चलती है फिल्म तो खुशी भी बहुत होती है, और आपके लिए और बहुत सारे रास्ते भी खुलते हैं, और सबका बहुत फायदा होता है। तो अभी मिस करते हो कि डायरेक्शन थोड़ा कम करने को मिल रहा है आजकल? नहीं, मैंने खुद डायरेक्ट किया था। अभी जो मैं नेक्स्ट फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करने वाला हूँ, एक बैंक रॉबरी की फिल्म है। अच्छा। जो मैं इसके बाद शुरू करूंगा, जो मैं एक्चुअली मैंने सोचा था कि बस्तर दादा बनाएंगे, मैं ये करूंगा, तो दादा ने मुझे बोला कि विपुल प्लीज, दादा सुदीप्तो सेन हमारे डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि 9 महीने प्लीज आप कोई और काम मत करिए, आप मुझे 9 महीने दीजिए, ये बहुत मुश्किल फिल्म है। तो मैं इस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर भी बना, मैं इस फिल्म का को राइटर भी बना। अमरनाथ झा, सुदीप्तो सेन और मैं, हम तीनों ने मिलकर लिखी फिल्म। केरला स्टोरी में भी मैं टीम का राइटिंग की टीम का हिस्सा था, वहां पे भी मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था। मैं बोलता नहीं ये बात किसी को, क्योंकि टीम में किसने क्या काम किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। You enjoy this process writing and बिल्कुल, मैं मेरी हर फिल्म के अंदर बहुत डीपली इन्वॉल्व होता हूँ। हर क्षेत्र में मैं इंटरफियर नहीं करता, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, और मुझे पता है द लाइन टू स्टॉप, कि ये इससे आगे मेरा दायरा नहीं है, ये मेरी लाइन है। पर मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व होता हूँ और बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से इन्वॉल्व होता हूँ, और मैं बहुत लकी भी हूँ क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स जो हैं वो मेरे साथ बहुत मिल के काम करते हैं। तो वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे कंट्रीब्यूशन को, इसलिए हम लोग बहुत हंसते खेलते काम करते हैं। तो ये फिल्म उन्होंने बोला कि 9 महीने कुछ मत करो प्लीज, ये फिल्म बहुत मुश्किल फिल्म है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो उनकी बात सुन ली, क्योंकि वाकई में ये बहुत मुश्किल फिल्म है। और अब जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। लेकिन अब जो फिल्म मैं आगे शुरू करूंगा वो मैं खुद ही डायरेक्ट करने वाला हूं। तो डायरेक्शन करना अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मेकर हो, तो डायरेक्शन के बियॉन्ड भी आप मेकिंग में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो सकते हो, और वही मैंने कोशिश की है।
जब केरला स्टोरी आई बाहर और उसके रिव्यूज आने शुरू हुए, अब उस समय शायद लोगों ने पता नहीं इतना महसूस किया नहीं किया, लेकिन पर्सनली अगर मैं खुद बताऊं आपको, एक मेरे इंटरेक्शंस जो हैं, ये वो मूवी का जो मैसेज था या जो जिस तरीके से दिखाया गया, वो जो वुमेन है उनको बहुत टच किया फॉर सम रीज़न। ऑफ कोर्स वो वुमेन सेंट्रिक थी, बट फंडामेंटल लेवल पे कुछ चेंज हुआ। तो क्या बस्तर बनाते समय आपके पास ये फीडबैक था कि स्पेशली वुमेन को बहुत मतलब इम्पैक्ट किया है, और क्या बस्तर में भी उसी तरीके का एंगल जो है, नॉट इन द सेंस ऑफ स्टोरी बट हाउ इट वुड बी परसीव्ड? देखिए, केरला स्टोरी के बाद हम ओवरवेल्म हो गए थे विद द काइंड ऑफ लव वी गॉट फ्रॉम आवर फीमेल ऑडियंसेस। और हमें पता नहीं कितनी औरतों ने कहा कि हमने उनकी जिंदगी बदल दी, मतलब काउंटलेस है। और मैं ऐसा मानता था कि फिल्म बनाते वक्त कि अगर हमने 5-10 औरतों की जिंदगी को भी अगर बदला तो इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। वो नंबर हजारों लाखों में चला गया। मतलब आज भी लोग हमें मैसेज करते हैं, हमें बता, कहीं कहीं से ढूंढ के लोग हमारे ऑफिस पे मिठाइयों के पैकेट भेजते अच्छा। हैं। अरे बाप रे बाप। एंड अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, रत्नागिरी में 1000 विमेन औरतों का एक ग्रुप है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप कभी भी वक्त निकाल के एक दिन के लिए रत्नागिरी आइए, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। ये मैं 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था औरतों का, वो मतलब अनबिलीवेबल सेटिस्फैक्शन था। बस्तर जो है वो बहुत अलग फिल्म है। औरतों का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, औरतों के लिए भी उस फिल्म में बहुत कुछ है, पर ये उससे भी बहुत बड़ा विषय है। जैसे हम सब जानते हैं कि बस्तर में 76 जवान मरे, ये तो पूरे देश में डिबेट हुआ था। जेएनयू में उसका सेलिब्रेशन हुआ, ये भी सबने पता है कि हमारे ही देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन बस्तर का मैंने जब रिसर्च देखा तो एक 4 महीने के बच्चे को सर पे आयरन रॉड मार के मार दिया गया। एक 8 बच्चों को अपनी माओं से अलग करके आग में फेंक के जिंदा जला दिया गया। और उसके बाद अनगिनत एपिसोड देखे मैंने, जिसमें 52 जवानों को शहीद किया गया, 36 जवानों को शहीद किया गया, 10 पुलिस वालों को मार दिया गया, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया। रिलेंटलेस एक्शन, वायलेंस एंड किलिंग। मुझे ऐसा लगा कि ये सब जब होता है तो अल्टीमेटली सबसे बुरा इम्पैक्ट एक माँ के ऊपर पड़ता है। उसने, चाहे वो जवान मरे, चाहे वो नॉर्मल गांव वाले मरे, या चाहे माओवादी मरे, उन सब की जो माँ होती है उसके लिए एक सबसे बड़ा लॉस होता है। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल इनको बड़ा करने के लिए बिताए, खर्च किए हैं, और अब वो जीरो हो गया है। एक औरत ने अपने पति को खोया, उसको 32 टुकड़ों में काट दिया गया क्योंकि उसने भारत का झंडा बस्तर में फहराया। एक स्कूल में 15 अगस्त को उसको काट के मार दिया गया। अब उस औरत का क्या फॉल्ट है? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तो ऐसी हमने बहुत सारी कहानियां वहां देखी, लोगों के साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने एक फील किया कि जब इस तरीके का माइंडलेस वायलेंस होता है तो जो औरतें होती हैं उनकी सफरिंग अनबिलीवेबल है। तो वो एक पहलू हमारी फिल्म की राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये विषय जो है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पहलू मैंने आपको बताया। अब आप दूसरा पहलू इसका ये है कि वहां सड़कें नहीं बनने देते नक्सली। सड़क बनाने जाते हैं, उनको गोलियों से उड़ा दिया जाता है। स्कूल नहीं बनने देते, बम लगा के उड़ा देते हैं। अस्पताल नहीं बनने देते, मोबाइल टावर नहीं लगने देते, पानी की पाइपलाइन तक नहीं जाने देते। अगेन, इसमें औरतें तो सफर करती हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पाती। लेकिन आप सोचिए कि इस देश के यूथ, इस देश के इतने बड़े पॉपुलेशन जो बस्तर में रहता है, छत्तीसगढ़ में रहता है, अफेक्टेड जो लोग हैं, उन लोगों की जिंदगियों को बर्बाद, और ये कौन सा विकास है?
और तीसरा इसका एक बहुत भयानक पहलू है कि शहर में बैठे हुए कुछ इंटेलेक्चुअल लोग इस नक्सलवाद को एक हीरो की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक नैरेटिव बिल्डिंग चलता है कि ये तो गांव के लोगों का भला करने के लिए, सरकार जो अत्याचार करती है उससे लड़ने के लिए ये नक्सलवादी बने हैं। तो अगर आप सरकार से लड़ रहे हो तो सड़कें क्यों नहीं बनने देते, स्कूल क्यों नहीं बनने देते, अस्पताल क्यों नहीं बनने देते? तो आप कैसे उन गांव वालों के भले के लिए लड़ रहे हो, ये समझ के बाहर है। वहां एक रूल बना दिया उन्होंने कि हर गांव से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा। अगर वो बच्चा आप उनको ना दो तो नक्सली पूरे फैमिली को मार देंगे। तो एक माँ अपने बच्चे को दे के कैसे जिए, वो कैसे उस दर्द को सहे? तो एक फीमेल सफरिंग अनपैरेलल है विथ वॉट एवर इज हैपनिंग, और एक हमारे देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र। ये लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप जैसे चाइना या नॉर्थ कोरिया में है वैसी हमारे देश में सिस्टम बने। तो उस सिस्टम को लागू करने के लिए वो हमारी डेमोक्रेसी को रोज तोड़ना चाहते हैं और रोज हमारे देश को डैमेज करना चाहते हैं। और एक ऐसी पैरेलल स्टेट जो चल रही है उसको खड़ा करके उसको सपोर्ट करने की कोशिश। बिल्कुल। तो ये दो बहुत बड़े गंभीर पहलू इस फिल्म से उभर कर आए। तो हमें लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए, लोगों तक ये सच पहुंचना बहुत जरूरी है। हम इसे भी उसी अंदाज में बोलेंगे, बिल्कुल बोल्डली, बिल्कुल फियरलेसली, और वैसे ही हमने फिल्म बनाई है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को वो फिल्म पसंद आएगी और लोग जागेंगे। और एक बार जब देश का युवा जागता है तो परिवर्तन या बदलाव आना बहुत मुश्किल नहीं होता। हाँ, मतलब थोड़ी तो आप कह सकते हो कि जागरूकता आ रही है धीरे धीरे। लेकिन जैसे जो भी बस्तर जाता है, मैंने बहुत लोगों से बात की है जो वहाँ पे काम भी किए हैं और जो वहाँ पे गए भी हैं, तो एक ये सिर्फ नेगेटिव साइड हमको दिखती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और नक्सलवाद है। लेकिन आपका जब वहाँ पे आप शूट कर रहे थे तो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्या थे वहाँ पे? देखिए, हमने वहाँ ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बस्तर के जो जंगल है, अबूझमार का जो जंगल है, वहाँ तो सिक्योरिटी फोर्स भी नहीं जा सकते, वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो हमारे लिए भी सिक्योरिटी थ्रेट बहुत था। 2-4 लोग होते हैं, बात अलग होती है। हम शूट के लिए जाते हैं, 500-600 लोगों का यूनिट होता है क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म थी। इतने लोगों को 40 दिन के लिए सेफ रखना, सिक्योर रखना बहुत मुश्किल था। तो हमने गढ़चिरौली की तरफ से, जो बस्तर का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वहां पे हमने शूट किया। और मुंबई और गुजरात की ओर जाते हुए हाईवे पे कुछ घने जंगल हैं जिनकी टोपोग्राफी बिल्कुल बस्तर जैसी है, वहां अंदर जाके हमने शूट किया। बहुत चैलेंजिंग शूट था। लेकिन जब हम बस्तर में थे तो हमने कुछ पॉजिटिव ये देखा कि 2 नक्सली महिलाएं, उन्होंने सरेंडर किया और अब वो वहाँ की लोकल फोर्स में ज्वाइन हो चुकी हैं। अच्छा जी, मैं उनसे मिला, हमने उनसे बात भी की। और मेरा उनसे मिलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक हमने नक्सलवाद के बारे में हमने जो सुना था, मैं हॉर्सेस माउथ सुनना चाहता था कि वो क्या सोचते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आपके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था, आप इतनी खूंखार गिनी जाती थी और आपने कत्ल भी किए, तो फिर ये बदलाव क्यों? ऐसा क्या हुआ कि आपने वो धारा छोड़ के आप सरेंडर करके मेन धारा में वापस आई? उन दोनों लड़कियों का जवाब था कि हमने भी क्रूअल्टी की, लेकिन क्रूअल्टी एक पॉइंट के इतना बियॉन्ड चली गई है अब कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। हमें लगा इससे तो अच्छा हम मर ही जाएं तो बेहतर है। तो हमने ये रिस्क लिया कि हम इस तरफ आ गए। हमारे पे हम कभी भी अटैक हो सकता है, हमको कभी भी मार देंगे। वो मरना मंजूर है लेकिन उस माहौल में वापस जाना मंजूर नहीं है। तो इससे ज़्यादा डायरेक्ट वैलिडेशन जो हम सोच रहे थे उसका कोई हो नहीं सकता। और उन्होंने अभी 2 साल पहले ही वो कन्वर्ट हुई हैं टूवर्ड्स दिस साइड। ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है। और यंग 20-22 साल की लड़कियां हैं। तो पूछा मैंने उनको कि क्या क्रूअल्टी होती है, तो उन्होंने कहा कि आपने जो हमें अपनी फिल्मों में आप जो किस्से बता रहे हैं, इससे भी बहुत भयानक काम उन जंगलों में ये लोग करते हैं जिसका कभी न्यूज़ बाहर नहीं आती।
और एक बड़ी अजीब बात मुझे एक वहाँ के लोकल इंसान ने बोली कि सर जब तक हमारे यहाँ 50-60 लोग नहीं मरते ना तो नेशनल मीडिया इसके बारे में चर्चा नहीं करता। तो एक एपथी भी है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की कहानियां नेशनल मीडिया में, और वो नेशनल मीडिया में जो भी ऐसे चैनल हैं या जो भी ऐसे पत्रकार हैं वो इस लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल गैंग का हिस्सा है। इसीलिए वो इन बातों को छुपा देते हैं, दबा देते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। सर जब आप ये बोलते हो कि लेफ्ट लिबरल जो गैंग है और ये प्रेवलेंट है आपके बॉलीवुड में भी बहुत, जब आपकी मूवी आई केरला स्टोरी तब भी हमने देखा, और आई एम श्योर कि जब बस्तर के रिव्यूज आने शुरू होंगे वो तब भी देखने को मिलेगा, या तो क्रिटिसिज्म, हैवी क्रिटिसिज्म, या फिर एकदम इग्नोर करना मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उसको आने ही मत दो, रिव्यू मत करो, आने मत दो। तो जब आप इस तरीके का बिहेवियर देखते हो कंपेयर टू योर अर्लियर मूवी जो कमर्शियल थी, जो सटल उनमें मैसेजिंग था, कंपेयर टू नाउ, तो आपको क्या अफेक्ट करता है वो, इन द सेंस कि आप आगे के प्रोजेक्ट्स में, या डिसअपॉइंटमेंट भी जनरली कि डिसअपॉइंटेड हो गए, या फिर थोड़ा सा अपना मेथड तो आई एम श्योर कि आप नहीं चेंज कर रहे हो क्योंकि केरला स्टोरी के बाद आप ये बना रहे हो, बट डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही होगा। नहीं होता मुझे, और एक्चुअली मैंने ये सब प्रिडिक्ट किया था। अच्छा। अगर आप मेरे डायरेक्टर या अदा से पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमारे साथ ये होगा। शूटिंग के पहले दिन मैंने बता दिया था कि, और लोग बोलते थे नहीं नहीं तुम विपुल ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हुआ तो वो लोग कहने लगे कि ये तुमने कैसे सोचा। मैंने कहा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं मानता हूं कि ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अगर मेरी फिल्म को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या इग्नोर करना चाहते हैं। मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको मेरी फिल्म अच्छी लगनी ही चाहिए या आपको मेरी फिल्म को ये स्पेस देना ही पड़ेगा। मैं जिस ऑडियंस के पास गया हूं उस ऑडियंस ने मुझे स्पेस अगर दे दिया तो अगर कोई मुझे स्पेस दे या ना दे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी मानता हूं कि उनके डेमोक्रेटिक राइट को भी अगर मैं चैलेंज करता हूं तो फिर मैं डेमोक्रेसी की बात कैसे कर रहा हूं। अगर मैं डेमोक्रेटिक हूं तो मुझे उस विरोध को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही इन लोगों से कहना है कि अगर आप विरोध कर रहे हो तो हमारी फिल्म को झूठा साबित करो, फिर आप विरोध करो। लेकिन अगर एक षड्यंत्र है तो ये फिर आपका कॉन्शियस है कि आप उस षड्यंत्र में शामिल होना चाहते हो खुशी खुशी या जो भी आपके रीजंस हो, तो ये आपकी मर्जी है। देन आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। सर आप डिसअपॉइंटेड तो नहीं हुए इससे, बट डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड की जब बात होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। कास्टिंग काउच तो सबको पता ही है और वो बहुत एक टॉपिक है जो बहुत डिस्कस हो चुका है। उसके बाद सुशांत की जो डेथ हुई उसके बाद भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ एज अ इंडस्ट्री बॉलीवुड का, मेंटल हेल्थ पे भी, और जिस तरीके से नए स्टार्स को ट्रीट किया जाता है। हम खुद ही बोलते हैं कि जो एस्टेब्लिश स्टार्स हैं उनके जो बेटे बेटियां हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, लेकिन हम भी एज अ ऑडियंस ऑल्सो वी डोंट गिव एनफ रूम फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर गुड सिनेमा टू दीज न्यू स्टार्स। तो वो एक अलग है। लेकिन आपका पर्सनली आपका क्या एक्सपीरियंस है? व्हाट इज द डार्केस्ट और द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग दैट यू सॉ इन बॉलीवुड जो एज एन इंडस्ट्री उनको ठीक करना चाहिए? देखिए सबसे जो बुरा फेज था बॉलीवुड का वो खत्म हो चुका है। वो कौन सा फेज कहेंगे? जब हमको अंडरवर्ल्ड के साथ हमारा बहुत एक अजीब सा सिचुएशन थी कि अगर आप अंडरवर्ल्ड को सरेंडर नहीं करेंगे तो आप फिल्म ही नहीं बना पाएंगे, या आपको धमकियां आएंगी और आपको आपके कमाए मेहनत से कमाए हुए पैसे उनको दे देने पड़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सटॉर्शन रैकेट। वो फेज मुझे लगता है कि बॉलीवुड का सबसे बुरा फेज था। और ये एक बात कि उस वक्त कुछ लोग अपनी उन पहचानों को बहुत गलत तरीके से यूज करते थे कि मैं XYZ को जानता हूं, मैं दाऊद इब्राहिम को जानता हूं। ये एक मैटर ऑफ प्राइड हो गया था कुछ लोगों के लिए।
वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत चीज थी, एंड थैंक गॉड आज वो नहीं है। वो कैसे मिसयूज करते थे सर, मतलब अपने मूवीज में लेने के लिए थ्रेटन मतलब हर चीज के लिए, अगर मैं किसी एक्टर को मुझसे काम, मेरे साथ काम नहीं करना तो मैं वो नाम यूज कर सकता हूँ। कोई अगर मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जुड़ना चाहता तो मैं वो थ्रेट यूज कर सकता हूँ। तो ये होता रहा, और कुछ एक लोग ही ऐसा करते थे, पर करते थे। लेकिन आज अब आप उनकी सिचुएशन देखते हैं तो कैसा लगता है? अब वो कहीं और ही चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कहीं दिखाई भी देते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनका कोई टैलेंट से तो वास्ता था नहीं। वो तो एक गलत तरीके से लोगों को डरा के काम कर रहे थे। तो जब वो डर खत्म हो गया तो फिर उनके लिए किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं रही, तो फिर वो अपने आप कहीं और चले गए। वो एक बुरी चीज थी। बाकी तो देखिए, हर सोसाइटी के हर प्रोफेशन में जो बुराइयां हैं वो हमारे यहाँ भी है। ना हम उससे अलग हैं, ना हम उनसे ज्यादा हैं। ट्रू। जैसे कास्टिंग काउच है, कास्ट इंडस्ट्री में दो लेयर है। एक लेयर है जहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल काम होता है, जो आप टॉप के 25, 30, 40 बैनर्स देखते हैं, वहाँ पे आप कभी कास्टिंग काउच ये सब नहीं सुनेंगे। और एक वो इंडस्ट्री है जो एक्चुअल फिल्म नहीं बनाती। आप जिनको सिर्फ स्कैमस्टर की तरह जानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री का नाम यूज करते हैं और गलत कामों के लिए यूज करते हैं, वहां पे कास्टिंग काउच एक बहुत बड़ी रियलिटी है। बट सर ये एलिगेशंस तो मेन स्ट्रीम स्टार्स ने लगाया है। मीन्स देखिए, वो किसी एक इंडिविजुअल ने किसी एक इंडिविजुअल के साथ, पर एक बात क्या होती है कि जब एक किस्सा बाहर आता है तो उसे जनरलाइज कर दिया जाता है कि पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। ऐसा नहीं होता। कभी किसी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया होगा, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जनरलाइज नहीं है कि मतलब यही काम होता है और कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल्स पे बेस्ड। बिल्कुल। और बाकी भी जो आपने जैसे नेपोटिज्म की बात की, उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि इसका सबसे बड़ा ब्लेम ऑडियंस पे है। आज जब एक स्टार सन को, अभी एक पिता है, वो अपने बेटे को क्यों लॉन्च नहीं करेगा? भाई, आप किसी बनिए की दुकान पे जाके उसको थोड़ी कहते हो कि तेरी दुकान तेरे बेटे को नहीं देगा, किसी और को देगा। बिल्कुल। तो हर इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 30 साल एक करियर में दिए हैं, वो अपने बेटे या बेटी को वो प्लेटफॉर्म देना चाहेगा। उसमें कौन सा अजूबा है? प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब उन स्टार्स को देखने ऑडियंस बड़े नंबरों में जाती है, लेकिन एक आउटसाइडर को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो नहीं आते। तो ये भेदभाव ऑडियंस करती है। और मेरा यही रिक्वेस्ट ऑडियंस से मैं हर बार करता हूं कि प्लीज आप नए लोगों को भी उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि बहुत जब नए लोगों के लिए फिल्मों में आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं होते उन्हें मौका नहीं मिलता। तो वो जब आपके पास आते हैं तो वो जेन्युइनली बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, उन्हें भी मौका दीजिए। आप अगर सिर्फ स्टार के बच्चे जब आते हैं उन्हें ही मौका देंगे तो आप उन हजारों लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। और अगर आप उन्हें देखने नहीं जा रहे हैं तो फिल्म निर्माता उस पर पैसे क्यों लगाएगा? आप मुझे एक लॉजिक बताइए कि मैं 25 करोड़ की फिल्म बनाऊं और कोई आए ही नहीं देखने, और मेरा 25 करोड़ रुपए डूब जाए, तो मैं वो फिल्म क्यों बनाना चाहूंगा, ये जानते हुए कि ये मैं डूबेगा मेरा पैसा? तो ब्लेम हमारे ऊपर से नहीं है, ब्लेम ऑडियंस के ऊपर है। सर एक और जो डार्क साइड जो आजकल सुनने में आ रही है, और जो बड़े स्टार्स की मूवीज आती हैं तो ये खासकर आता है कि वो एकदम से टिकट बिक जाती हैं, तो ये कमर्शियल बुकिंग का एक आरोप लग रहा है बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पे। तो ये क्या वास्तव में होता है, और होता है तो क्या होता है, मतलब है क्या ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स का खेल? नहीं, देखिए, इसमें पार्शियली सच्चाई भी है और कई बार एग्जैजरेशन भी होता है। हर फिल्म जो बहुत बड़ा नंबर करती है उसमें कॉर्पोरेट बुकिंग होता है, ऐसा नहीं है। और कभी कभी कोई कॉर्पोरेट बुकिंग करते भी हैं, उसके हजारों रीजन होते हैं। देखिए, अगर मैं मेरी फिल्म की टिकट, समझिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये होता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करता हूँ। समझिए आपके यहाँ है, आपने कहा मेरे यहाँ 25 लोग हैं। मैं कहा ठीक है जी, आपको 25 टिकट मैं फ्री दे दूंगा, आपके सब लोगों को बोलिए जाएं और देख लें। ठीक है, तो मैं तो टिकट खरीद रहा हूं और आपको दे रहा हूं।
क्यों मैं ये कर रहा हूँ? क्योंकि आपके जब 25 लोग अंदर जाएंगे, वो बाहर आके 50 लोगों को बोलेंगे, 500 लोगों को बोलेंगे कि यार फिल्म बहुत अच्छी है, तुम देखने जाओ। तो मेरे बिजनेस को एक बूस्ट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जब अभी जैसे वन पे वन फ्री ऑफिशियली लोग अनाउंस करते हैं, सेम रीजन है कि अगर बट ये आपके तो नॉर्मल पीआर हो गया। करेक्ट। तो ये यही तरीका है। उसको फिर जब कोई एक इंसान उसको सक्सेसफुली कर लेता है तो दूसरा उसका अपोज करने के लिए उसे एक गलत लाइट में पेंट करने की कोशिश करता है। हकीकत क्या है? यही है कि मैं मेरी फिल्म का टिकट है वो खरीद रहा हूँ और मैं किसी को बोल रहा हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं उनको बोलिए फ्री में जा, मैं दे रहा हूँ टिकट, जाके देख लो। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? ये गलत है तो गलत है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर आप टिकट खरीद के बाहर हाउसफुल का बोर्ड है और अंदर सिनेमा हॉल खाली है तब गलत है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत देखने को मिल रहा है कि सिनेमा मतलब टिकट्स खाली है और आप बुक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बुक नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप बुक माई शो पे जो वेबसाइट है बुकिंग का, वहां पे जाते हो, आप देखते हो कि सारी सीट्स खाली हैं। लेकिन जब आप नंबर्स देखते हो कि इस फिल्म ने कितना कमाया, वो ऐसा होता है कि हाउसफुल जो होते हैं उससे भी ज्यादा होता है। ये तो स्कैम होगा ना। हाँ, ये गलत है। अपने नंबर को मैनिपुलेट करके झूठे बॉक्स ऑफिस के नंबर देके आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट है, ये ऐसा एक इमेज क्रिएट करना ये गलत है। पर इसके अंदर सबसे बड़ा रोल ट्रेड एनालिस्टों का है। वो सच जानते हुए भी झूठा नंबर छाप देते हैं। और वो क्या पीआर, वो भी एक पीआर का एक्सरसाइज है? जी बिल्कुल है। उसको रोकना चाहिए। ट्रेड एक्सपर्ट को अपनी क्रेडिबिलिटी को सोचते हुए सच्चा नंबर देना चाहिए। बट सच्चा नंबर कहीं से मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, कोई किसी के भी लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। ट्रेड में जितने लोग हैं उनको तो डायरेक्ट थिएटर के बिके हुए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टिकट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपए सब मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। दे चूज टू गो अहेड विद द लाई बिकॉज दे आर पेड टू डू सो। Maybe they are paid to do so. I don't know. But even if they are not paid, और अगर आप एक रिलेशनशिप में भी झूठ बोल रहे हो तो वो गलत है। अगर वो काम वो ना करें तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। सर आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा, आपकी जो वाइफ है शेफाली शाह, बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी अभी जो मूवी उनकी रिलीज़ हुई 3 of Us, बहुत ही ब्रिलियंट काम था और सभी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं आजकल, जो उनकी जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं। आपने भी उनको डायरेक्ट किया है बहुत साल बाद, मेरे ख्याल से 2005 के बाद अभी रिसेंटली डायरेक्ट किया उनको। तो क्या आपका क्या एनालिसिस है उनके काम को लेकर और उनके साथ ज़्यादा काम क्यों नहीं कर रहे हो आप? एक तो देखिए, ज़्यादा काम इसलिए नहीं होता कि हमारे बीच में एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि जब मेरे पास कोई ऐसा रोल आएगा तो मैं उन्हें बिल्कुल प्रोफेशनली अप्रोच करूंगा और वो उसको उसके मेरिट पे देखेंगी और हाँ या ना कहेंगी। जब मैंने उनको ह्यूमन ऑफर किया उन्होंने कर लिया। जब मैंने उनको जब जो काम मैंने उनको ऑफर किया, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा उन्होंने नहीं किया। और मैं उस बात की इज्जत करता हूँ। जस्ट बिकॉज वो मेरी पत्नी है इसलिए उन्हें मेरा हर रोल जो मैं ऑफर करूँ वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। माँ के ढांचे में उनको फिट करने की बहुत कोशिश की, टाइपकास्ट करने की बहुत कोशिश की लोगों ने, और उसके साथ लड़ने के लिए वो कई साल घर पे बैठी रही। मेरे हिसाब से कम उन्होंने 150 से 200 फिल्मों को मना किया। घर पे बैठी रही लेकिन वो काम नहीं किया जो उनको क्रिएटिवली नहीं अच्छा लग रहा था। और फिर उनकी जिंदगी में दिल्ली क्राइम्स आई और डार्लिंग्स आई और 3 of Us आई, वंस अगेन आई, ह्यूमन आया, बहुत कुछ आया। तो बहुत कड़ी मेहनत के बाद वो यहाँ पहुंची हैं। तो आई थिंक कि शी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर व्हाट द वे शी हैज फॉट। आसान नहीं होता घर पे बैठना सालों साल, लेकिन शी डिड एंड शी न्यू इट कि उन्हें इससे गुजरना पड़ेगा और गुजरी है। उनकी जो वो एक परफेक्शनिस्ट है और जब तक वो परफेक्शन ना आए तब तक वो मेहनत नहीं छोड़ती। हम शूटिंग पे से भी घर आते हैं, वो फाइल लेके बैठ जाती हैं अगले दिन के सीन के ऊपर, पूरी ओवरऑल पूरा मतलब रात को 4 बजे तक काम करेगी, स्क्रिप्ट के ऊपर डिसाइड करेगी, फिर अगले दिन 6 बजे मतलब 4 बजे सोएगी, 5 बजे उठेंगी, 6 बजे शूटिंग पे रिपोर्ट करेंगी।
उस तरीके से वो 15-15, 20-20 दिन काम करती हैं जब तक उन्हें ब्रेक ना मिले, रिलेंटलेसली। तो परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस उनका बहुत कमाल का है, और परफेक्शन जब तक अचीव नहीं करती तब तक छोड़ती नहीं है। आपका कौन सा फेवरेट काम है उनका? नहीं, बहुत ही सभी काम मुझे तो अच्छे लगते हैं। अपना भी बता दो और उनका भी बता दो। शेफाली का सबसे अच्छा काम तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, पर मैं, हाँ मतलब दिल्ली क्राइम्स रिसेंट टाइम में उनका बहुत ही बेहतरीन काम रहा। और बिकॉज मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ कि वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, अच्छा। एक इंस्पेक्टर टाइप की नहीं है। वो एक बहुत ही इमोशनल, बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। और वो काम करना, और एक ऐसा इंस्पेक्टर जिसका आपको खौफ हो, वो मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कमाल का था। तो वो मेरा रिसेंट टाइम में तो बहुत फेवरेट काम है। मेरे खुद के काम में मुझे लगता है कि हर काम का अपना एक चार्म, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आंखें के बाद वक्त एक एक्सपेरिमेंट था, नमस्ते लंदन एक, लंदन ड्रीम्स एक मेरा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। तो हर फिल्म एक एक्सपेरिमेंट होती है। हर फिल्म में देखिए, अब जैसे कमांडो में हमने एक एक्शन को चेंज कर दिया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हिंदी सिनेमा में कमांडो से पहले अलग होता था, और कमांडो के बाद आप उसमें एक चेंज देख रहे हैं। तो एक नए लड़के को लेके पूरे जॉनर को बदलना, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मीडिया ने उसको कभी उतना माना नहीं, क्योंकि विद्युत एक स्टार का बेटा नहीं है। विद्युत अगर एक स्टार सन होता ना, तो मीडिया उसको इस देश का सबसे बड़ा स्टार बनाती। क्योंकि जो लड़का इतना कमाल का एक्शन कर सकता है, उसको आपने इग्नोर कर दिया। और आज कोई नहीं मानेगा, लेकिन 10 साल के बाद जब हिंदी सिनेमा के में हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात आएगी, तो लोग कहेंगे वो एक फिल्म थी या वो एक एक्टर था, उसने सिंगल हैंडेडली बदला स्टैंडर्ड। तो वो एक कमाल की बात है। तो मुझे लगता है वो भी हमने कमाल किया, बहुत अच्छा हुआ। तो वैसे हर फिल्म के अंदर कुछ किया जो यूनिक था। लोगों को लगा अरे कमांडो क्या एक एक्शन फिल्म है, कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। हर उसके अंदर बहुत बड़ी सोच गई थी कि हम एक्शन को नए नजरिए से देखेंगे। और आपने जो डायरेक्ट किया उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने जिनको नहीं डायरेक्ट किया है और जिनके साथ काम नहीं किया है, उनमें जो यंग अपकमिंग स्टार्स हैं, नॉट स्टार सन्स बट जो नए लोग आ रहे हैं, उनमें आपको सबसे मतलब ऐसा मन होगा ना कि इनके साथ काम करूँ या इनका काम अच्छा लगता है, ऐसा कोई है? रणबीर कपूर हैं, जिनके साथ अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने एनिमल देखा उनका? एनिमल देखी मैंने, और वो एक बहुत ही ट्रिपी फिल्म है, ड्राइव पे आपको ले जाती है। तो आप या तो उसे बहुत प्यार करेंगे और बहुत नफरत करेंगे, लेकिन मजा आएगा उसको। बहुत मजा आया। मैंने 2 बार देखी। हाँ। और रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है, रणवीर सिंह मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर रणबीर कपूर या रणवीर सिंह जैसे एक्टरों के साथ अगर आप काम करने का मौका मिले, तो चैलेंज आपके लिए बड़ा होता है। इतने जबरदस्त टैलेंट को जस्टिफाई करना, ये हर स्क्रिप्ट और हर डायरेक्टर के लिए मुमकिन नहीं होता। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि अगर ये आपके साथ काम कर रहे हैं तो कैसे किया जाए। अभी मुझे रिसेंटली 12th फेल में विक्रांत मैसी का काम बहुत अच्छा लगा। बहुत ही इजी, बहुत ही मक्खन की तरह काम किया उन्होंने। मुझे टाइगर भी एक्शन में बहुत अच्छे लगते हैं। उनका स्टाइल विद्युत से बहुत अलग है, ये मैं टेक्निकली समझता हूँ, इसलिए मैं आई कैन अंडरस्टैंड। तो दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं, बट आई लव द वे ही डज हिज एक्शन एंड द वे ही डांसेस। तो ये 3-4 एक्टर जो है नई जनरेशन के, ये बड़े एक्साइटिंग है, और इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सर सारे मेल बताए आपने, कोई फीमेल नहीं बताया? अच्छा, मुझे लगा आप हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। दोनों। आलिया भट्ट है जो मैं आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हर वर्क। अनबिलीवेबल टैलेंट है। दीपिका पादुकोण है जो बहुत अमेजिंग काम करती हैं। ये 2 आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं डेफिनेटली अगर मौका मिले तो काम करना चाहूँगा। दे बोथ आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन,
OTT प्लेटफॉर्म्स अभी आ गए हैं और उनके थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डायरेक्टर्स को भी और स्टोरी राइटर्स को भी एक बड़ी कहानी बताने का, जो पहले मूवीज़ में पॉसिबल नहीं था। तो आपने भी वो ट्राई किया, तो आपको लगता है कि ये एक नए जॉनर की तरीके से आने से, नए मीडियम के आने की वजह से, क्या एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, क्या फ्रीडम, क्या आपको एक नया ऑप्शन मिला है? ऑप्शन ये है कि आज जब आप OTT करते हैं तो आप स्टार पे डिपेंडेंट नहीं है, आप कहानी पे डिपेंडेंट है। आप एक कहानी को कितने अच्छे से बोल सकते हैं, ये आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आपके पास कोई स्टार ना भी हो तब भी वो OTT का शो एक बहुत बड़ा हिट बन सकता है। एक्चुअली OTT में अब ऐसा हो गया है कि पीपल डोंट एक्सपेक्ट स्टार्स। करेक्ट। तो देखिए जैसे फैमिली मैन आई तो मनोज बाजपेयी OTT के सुपरस्टार बन गए, है ना। तो बिकॉज वो इतने अच्छे एक्टर हैं और उनको ये मौका मिला कि ये लोग पूरा रेंज आप दिखाइए, तो उन्होंने अपना पूरा रेंज दिखाया और लोगों को मतलब जीत लिया। तो ये एक OTT की बहुत बड़ी ब्यूटी है। अभी उनका एक बहुत कमाल का परफॉर्मेंस मैंने देखा किलर सूप में। अब देखिए OTT की एक दूसरी खूबसूरती ये है कि डेली क्राइम शेफाली को लेके बनता है, फीमेल सेंट्रिक, या सुष्मिता सेन को लेके आर्या बनता है। तो एक फीमेल सेंट्रिक जो दुनिया है, जहाँ पे फीमेल्स आर डोमिनेटिंग, वैसे शोज बनते हैं, वैसी कहानियाँ बनती हैं, और कहानी में नॉवेल्टी हो तो OTT पे और भी बेहतर है। जैसे ह्यूमन था तो वो एक बिल्कुल नई कहानी है, डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है वो शो, तो वो एक बिल्कुल अलग कहानी है, इसलिए वो ज्यादा चला। तो ये जो OTT की एक खूबसूरती है वो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर और क्रिएटिव माइंड सबके लिए बहुत एक्साइटिंग है। और जब हम ऐसे बहुत ज़्यादा शो करेंगे और ऑडियंस जब ये सारे शो देख के उनके अंदर एक बदलाव आएगा, तो वो बदलाव फिल्मों पे भी आएगा, फिल्मों के नैरेटिव स्टाइल में भी बदलाव आएगा। क्योंकि वहां से जो मतलब जो एक्टर्स थे वो अब वहां से स्टार बन रहे हैं, वहां के स्टार बन रहे हैं, और जब वो मूवीज करने जाते हैं तो एक अलग ऑडियंस वहां पे जाती है। बिल्कुल। और अगर मैंने एज अ ऑडियंस मैंने ये डेली क्राइम्स देखा है, और मैंने सेक्रेड गेम सीजन 1 देखा है, और मैंने फैमिली मैन देखा है, तो उसके बाद मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ एज अ ऑडियंस, तो मेरी उम्मीदें उस फिल्म से भी अलग हो जाती हैं। मैं अब वही रेगुलर फिल्म से थोड़ा ज्यादा मांग रहा हूँ। तो राइटर डायरेक्टर जो फिल्म बना रहे हैं वो भी सोचते हैं कि यार OTT की इस दुनिया के बाद मेरी स्क्रिप्ट में क्या नया होगा। अच्छा, ये मतलब आ गया है ये फीलिंग? बिल्कुल। तो हमारी स्क्रिप्टों में भी चेंज आना शुरू हो चुका है और वो दिखेगा आने वाले सालों में। तो ये तो एक तरीके से क्रांति कह सकते हैं इसको, एक नए फेज की। ये बिल्कुल ये माध्यम जो है ये हमारे फिल्मों के नैरेटिव को बहुत बदलेगा आने वाले समय में, और बहुत दोनों पैरेलल चलेंगे। और OTT की वजह से सिनेमा गोइंग ऑडियंस की तादाद बहुत बढ़ेगी आने वाले 5 सालों में, ये आप देखेंगे। एंड क्वालिटी ऑल्सो, क्वालिटी ऑफ सिनेमा तो बदलेगा ही। बिल्कुल। और जब वो बदलेगा तो बहुत ज्यादा लोग सिनेमा में आएंगे, जितने आज आते हैं उससे बहुत ज्यादा। और ये बैरियर्स भी ब्रेक हो रहे हैं कि जो बाहर के आउटसाइडर टैलेंट है वो भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल 100%। सब तरीके का फ्रीडम एक प्लेटफॉर्म में, एक जो इक्वालिटी है वो आएगी। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और इतने बेबाकी से बात किया। आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत मजा आया, बहुत शांति से, बहुत खुल के, बहुत प्यार से बात की। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। नमस्ते।